जी पार्ट सी, आखिरी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इंटेंजिबल वाला, भाई खामोश हो जाओ। इंटेंजिबल वाला जो क्वेश्चन 4 है वो मैं 115 पार्ट डी बनाकर इसी के साथ ही अटैच कर दूंगा। ठीक है, बैठ जाओ भाई, खामोशी से बैठ जाओ। और बाकी जो भाई मेहमान हैं उनको इधर ना बिठाएं जी प्लीज़, उनको कहीं किसी और क्लास में बिठा दें। अच्छा जी, बाहर खड़े हो जाओ असगर, और जो FAR 2 के अलावा वाला उसे किसी और क्लास में बिठाओ। ये दो हाइब्रिड दोनों ओपन करवा दो। चलें जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे तो कोई पता नहीं है कि जज्बात की रो में अब ये चलती जाए क्लास, लेकिन आप लोगों ने मुझे 1:50 तक का टाइम दिया है। देखते हैं, जो हुआ सो हुआ। 12:50, सॉरी माय मिस्टेक, लेकिन जब काम पूरा होगा तभी पूरा होगा ना। अच्छा जी, प्रिपेयर करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 2023 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। बैलेंस शीट बनानी है आपने कंसोलिडेटेड। भाई ये मिटाया नहीं, चलें बच्चों के पूरे होने तक इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाई वो मिटवा दें तब तक। क्वेश्चन 9 जी IAS 37 का क्वेश्चन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 15 नंबर का ये सवाल है। थेरेटिकल है इसलिए मैंने सिर्फ डिस्कशन इसकी कर देनी है। बहुत ही आसान सवाल था, यानी कि जिस लेवल की आपकी तैयारी है ये उससे बहुत आसान सवाल है। चेक करें। आइडेंटिफाई वेदर अ प्रोविजन अंडर IAS 37 नीड्स टू बी मेड। ये अब एक रिक्वायरमेंट इनकी आपने ये लिखना होगा कि प्रोविजन बननी है नहीं बननी। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अबव मैटर्स ऑन GL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 23। यानी थोड़ी सी डिस्कशन भी कर देनी है आपने साथ। भाई आपको बोलता हुआ नजर ना आए यार, ये यस सर भी करने की जरूरत नहीं है। यू हैव रिसेंटली, अच्छा टुडे इज यकम मार्च, यू हैव रिसेंटली अज्यूम्ड द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। पर्चे में ये बात लिखते हैं, कहाँ आपको पता लगता है। ऑफ GL, योर फर्स्ट असाइनमेंट इज द फाइनलाइजेशन ऑफ GL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। द CEO हैज आइडेंटिफाइड 4 स्पेसिफिक मैटर्स। आवाज सही है भाई, कैमरा में भी 4 मैटर्स हैं स्पेसिफिक, जिधर वो कह रहा है प्रोविजन में भी नेसेसरी IAS 37 के मुताबिक। हाउएवर CEO इज अनसर्टन अबाउट द एक्यूरेट एस्टिमेशन। अब आप नए नए पढ़ के गए, उसने कहा चलो जरा इनसे ही पूछते हैं। बिलो आर डिटेल्स कंसर्निंग दीज मैटर्स। नंबर 1, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल फीस। GL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 96 मिलियन इन 2023। हमारा साल 23 ही खत्म हुआ है अभी, ठीक है। GL ने लाइसेंस एक्वायर किया है 96 मिलियन का। लाइसेंस इज इनिशियली वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years with an option for renewal every 5 years at a cost of 35। रिन्यूअल कॉस्ट कंपेयर करो, क्या मिनिमल है? याद आया कुछ? पड़ा हुआ है लीज के अंदर। अच्छा ये लीज के अंदर पड़ा हुआ है। सवाल IAS 37 के अंदर घुसा के कह रहा है प्रोविजन बनाए। IAS 38 में सही, ठीक है, इंटेंजिबल ही, हाँ लाइसेंस जो है ठीक है। अब IAS 38 का रूल लगा है, और वो रूल क्या लगा है कि रिन्यूअल मिनिमल कॉस्ट पर नहीं है। इसलिए हमने उस वक्त एक बात भी पढ़ी थी कि अगर मैनेजमेंट कह भी रही हो ना कि हमने रिन्यूअल करना है, तब भी हमने मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं सुननी, नहीं देखनी, बल्कि स्टैंडर्ड का रूल लगाना है। और स्टैंडर्ड का रूल क्या है? मिनिमल है तो ले लो, मिनिमल नहीं है तो लाइफ के अंदर ऐड ना करो। अच्छा, considering the substantial renewal fee, GL plans to renew the license only once। एक बार करेंगे जी सिर्फ रिन्यू, एंड इंटेंस टू सेल देयर आफ्टर इन द 8th year। ओ भाई तुम्हारे प्लान गए तेल लेने, हमारा स्टैंडर्ड कहता है अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है तो ले लो, वरना मत लो। रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, इसलिए वो क्या कह रहा है बताओ इसकी प्रोविजन बनाएं। हमने कहना नहीं जी कोई प्रोविजन नहीं बनानी, IAS 37 के अंडर तो ये आती नहीं बात, ठीक है। इसकी कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा साथ साथ अब सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं मैं इसके। ये क्या है, कमेंट्स हैं, ये इधर ही खोलते हैं, गामा दे नाल ही। ओ कमेंट्स पे चला गया। अच्छा इसके कमेंट्स नहीं पढ़े आपने, चलो बाद में पढ़ते हैं।
MCQs of serial 5 and 8 presented particular challenges of this as they were least well answered. अच्छा 5 और 8 कहता है सबसे बुरे आंसर्स हैं, पता नहीं कौन से थे। 5 गवर्नमेंट ग्रांट वाला और 8 लो वैल्यू वाला। नहीं यार आपको तो इतना मसला नहीं है ना, चलो शुक्र है। अच्छा जी हम पहुंचे हुए यहाँ पर। भाई हमने क्या डिसाइड किया, मैं तफसीली अंग्रेजी यहीं से पढ़ो, आपको बहुत प्रैक्टिस कराइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट मसला करता है ना कि क्या लगना है, तो वो आप देख लें, ठीक है। एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू रिन्यू द पेटेंट, रिन्यूअल कॉस्ट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर अंडर, इसके अंदर तो आती नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू इनिशियल कॉस्ट ऑफ 96, द यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनल 5 years एज रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, हम यूँ लिखते हैं नॉट मिनिमल, ठीक है, विच शुड बी कंसिडर्ड सेपरेट इंटेंजिबल एट टाइम ऑफ रिन्यूअल। 7A एक सवाल I38 के अंदर किया था जिसमें रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल थी गालिबन, या 7 में मिनिमल थी, दूसरे में, एक में मिनिमल थी, 7 और 7A दो थे ना, एक में मिनिमल थी दूसरे में मिनिमल थी, तो हमने लाइफ सिर्फ बढ़ाई थी, कॉस्ट वो भी नहीं ली थी, और मिनिमल नहीं थी फिर तो लाइफ भी नहीं बढ़ाई थी। और जब हम उस टाइम पे पहुंचे थे और रिन्यूअल करा लिया था तो एक नया इंटेंजिबल बनाया था, वही बात लिखी हुई है। कोई मसला, चल सकता हूं आगे। इंजन रिप्लेसमेंट, लो फ्यूचर कॉस्ट ही होनी है, मुझे लग रहा है, पढ़ते बाद में पहले अंदाज़ा लगा लिया। एट द स्टार्ट ऑफ 2023 गवर्नमेंट इम्पोज्ड आ बैन ऑन यूज ऑफ डीजल इंजन्स इन व्हीकल्स इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर, यानी हमारे साल के आखिरी दिन से उन्होंने कहा है डीजल वाले इंजन नहीं इस्तेमाल करने। एज ऑफ दैट डेट, उस दिन GL ओन्ड 8 व्हीकल्स इक्विप्ड विद यही वाले इंजन्स which could only be utilized in 24 आफ्टर इंजन रिप्लेसमेंट, या तो वो इंजन बदल देंगे फिर 24 में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटेंशियली सोल्ड एट अ लॉस इन देयर करंट कंडीशन, इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि हुकूमत ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। 31 दिसंबर के बाद कोई भी व्हीकल डीजल इंजन वाला नहीं, ये ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं, आप कोई भी और इंजन इस्तेमाल करें। अब इनके पास इस वक्त कितने इंजन हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो फ्यूचर में तब्दील होंगे तो व्हीकल चलेगा, या फिर ये व्हीकल बेच देंगे लॉस पे, क्योंकि पाबंदी लग गई है ना, तो किसी ऐसी जगह पर जाकर ये चलेंगे जहाँ पर पाबंदी नहीं होगी, ये दूर दराज इलाकों के अंदर, या जहाँ पे कोई पूछता नहीं होगा, तो लॉस के ऊपर बेचना पड़ेगा, या कबाड़िए को बेच रहे होंगे मिसाल के तौर पर, ठीक है। अच्छा जी, ऑन 31 दिसंबर 23 अब जनाब CFO साहब कह रहे हैं इट वॉज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इंजन वुड बी 15 मिलियन। 15 मिलियन एक इंजन को रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, सब की कर लो यार, इंजन्स कर लो, मुझे उससे क्या, मैंने कौन सी प्रोविजन बनानी है, मैंने तो ये कहना है प्रोविजन नहीं बनानी, तुम एक कहो या तुम 15 कहो, ठीक है। क्योंकि मसला क्या है, इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुए, चिमनी अभी रिप्लेस नहीं हुई, वो याद करो, स्मोक फिल्टर, ठीक है ना, अभी ट्रेनिंग नहीं हुई, फ्यूचर कॉस्ट ओवरऑलिंग अभी नहीं हुई, ये वही सारी एग्जांपल्स है यहाँ पर भी। इंजन अभी रिप्लेस नहीं हुआ तो किसकी कॉस्ट, ठीक है। However, engines of vehicle were replaced in January-February at a cost of, वो कहते हैं लेकिन हमने ना उनको रिप्लेस कर लिया, तो इसका मतलब फिर 20 की प्रोविजन बना लें, ना 15 की ना 20 की, क्योंकि 31 दिसंबर पे खड़े होकर कोई कॉस्ट आपने इनकर नहीं की हुई, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। 31 दिसंबर पे तब आप बुक कर सकते थे प्रोविजन, अगर आपने मंगवा लिए होते, वो आ गए होते, पैसे ना दी, तो पेएबल था, प्रोविजन भी नहीं थी जी, अवॉइडेबल है, आप बंद कर दें, आप ना चलाएं, ना रिप्लेस करें, ठीक है, आप उसको भेज दें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक मसला आता था, वो मसला ये आता था कि चूंकि इस वक्त इंजन हमारे पास डीजल इंजन वाले व्हीकल पड़े हैं, अब ये एंड पे खड़े होकर वो यूज नहीं हो सकते, कह रहा है वो सिर्फ बिक सकते हैं, वो भी एट अ लॉस। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग में आपको याद है रिकवरेबल अमाउंट होती थी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, अब वैल्यू इन यूज तो रही नहीं, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी नीचे की तरफ गई है, मारे गए ना। तो ये एक लाइन लिख देनी थी कि ये जो व्हीकल्स हैं विद डीजल इंजन, इनको हम टेस्ट कर लें फॉर इंपेयरमेंट बाय कंपेयरिंग रिकवरेबल अमाउंट विद, या जैसे उसने लिखा हो, वो जैसा भी लिखा हो हमने वही बात लिख दी। नो प्रोविजन शुड बी मेड अंडर फॉर इंजन रिप्लेसमेंट एज देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वही आपकी पसंदीदा लाइन आ रही है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस किया हमने लिखने की। To replace engine, imposition of ban of diesel engine is an indication that such vehicle have impaired, हाँ ये उन्होंने दिया, स्टार्ट में लिख दिया, हमने एंड पे लिखा है, कोई मसला नहीं, लिखना जरूरी है ना, ठीक है। In current condition vehicles can only be sold but cannot be used, so the fair value less cost to sell should be assessed and impairment loss should be recorded on 31 दिसंबर। कहते हैं impairment loss आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं,
सही है, प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट है। प्रोविजन फॉर एनआरवी, यार एनआरवी की प्रोविजन तो नहीं होती, एनआरवी का तो लॉस रिकॉर्ड करते हैं, वो तो IS2 कहता है। ये IS37 की बातें ही नहीं है यार, ये वाली ये हो गई या ये हो गई, चलो खैर पढ़ लेते हैं। कहता है 31 दिसंबर पे GL हेल्ड इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी कॉस्ट है 100। हाउएवर सेलिंग प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स वर एक्सपीरियंसिंग कंटिन्यूअल डिक्लाइन एट 31 दिसंबर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 75। Subsequently, 80% of these inventories were sold in January and February at, while remaining are anticipated to be sold at। अब इस वक्त ये तो है ना, पहली बात है प्रोविजन नहीं बनानी, हम ये कहेंगे। उसने क्या कहा था नीचे, बताओ जी, कितने गया, हाँ बताओ जी प्रोविजन बनानी है नहीं बनानी है I37 के अंडर। आपने कहना नहीं, इसकी प्रोविजन नहीं बनती, लेकिन साथ ही आपने कहना ये इन्वेंट्री IS2 में आती है और इस पर NRV लॉस रिकॉर्ड करना है। अब अगली बात आएगी IS10 की थोड़ी सी। आज 1 मार्च है, ठीक है। अब आपको ईयर एंड पे क्या लग रहा था कि ये कितने लॉस पर बिकेंगी? एस्टिमेट सेलिंग प्राइस 75 है, 100 से 25 का, लेकिन ईयर एंड के बाद एक्चुअल में जो बाकी हैं वो 15 की बिकेंगी और कुछ 50 की बिक गई, यानी टोटल कितने की बिकी हैं? 65 की। अब ये फरवरी में बिक चुकी हैं और आप आज मार्च में खड़े हैं, तो ये क्या है? एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कोई ऐसा काम ईयर एंड के बाद आग लगी है क्या? हाँ, चोरी हो गए हैं क्या? सैलाब आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले से ही डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो ईयर एंड के ऊपर भी ये मामला ऐसे ही था, बस अंदाजा था ना उनका। तो ये क्या है? ये बिकना ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस इज एन इंडिकेशन ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग दैट देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। और कितना एक्चुअल वाला ये 65 पकड़ना और कहना है आपने 35 का, आज 31 दिसंबर 35 का NRV लॉस आप बुक कर लें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 35 का 100 में से ये कितना बनता है? ये 50 और 15 कितना बनता है? 65। बेटा किसने कहा कर चुका है? मतलब कॉस्ट इतनी है ना, तो आप बता दो कि 35 का आपने टोटल करना है, आप उसमें 25 कर चुके तो तुम 10 का और कर लेना यार। टोटल 35 का लॉस बुक होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे उसने ऊपर काले पर लिखा भी था कि फाइनलाइजेशन हो रही है, असाइनमेंट आपको मिली है और इनके बारे में नेसेसरी है या नहीं है वो पूछ रहे हैं कि बताओ, ठीक है। तो उसके बारे में यही पूछ रहा है कि इसका क्या करें, तो फिर बताओ 35 का लॉस बुक करें, अगर फिर 25 का होगा तो 10 का और कर लो, टोटल 35 का बुक करना है। और वो कौन सा लॉस है? NRV लॉस। I37 deals with provision which are liabilities of uncertain timing or amount. NRV adjustment result in adjustment of carrying amount of asset and not addressed since estimated selling price is lower than cost inventory of item. So NRV adjustment in respect of वही वाली बातें, change in estimate selling price during 2024 should be considered as adjusting event। हमने भी ऐसे कुछ कहा था। And the adjustment should be based on 65 million. So an adjustment of 35 million would be made और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले लो, कैरिंग इन्वेंट्री को, कैरिंग अमाउंट को कम कर लो। अब कहीं ये लिखा नहीं होगा कि 25 कर लिया था तो आप यूं कहते थे 15, 10 और कर ले, ठीक है। और आखिरी है जो सबसे आसान है, शुक्र है को IS37 की भी बात आई, थोड़ी सी यहाँ पे भी थी, ये भी IS37 में ही था, ठीक है, कि फ्यूचर कॉस्ट जो अभी इनकर नहीं हुई उसकी प्रोविजन बुक नहीं करनी होती। 15 नंबर का सवाल था, छोड़ के चले जाते हैं। 10 एम्प्लॉइज हैव इनिशिएटेड लीगल एक्शन कि GL ने हमें अनफेयर डिसमिसल हमारा किया, जानबूझ के हमें निकाला है, ठीक है जी, इन्होंने केस कर दिया। 2 की कॉरेस्पॉन्डेंस हैं विद लीगल एडवाइज़र, 2 मौक़ों पे लीगल एडवाइज़र से हमने कॉरेस्पॉन्ड किया है। पहली कॉरेस्पॉन्डेंस हमने उसको 31 दिसंबर पे फ़ोन किया, हमने कहा यार वो केस हो गया हमारे खिलाफ, तो वो आपको पता ही होगा। हाँ जी हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? GL लीगल एडवाइज़र हैज़ ओपिन्ड दैट डिसमिसल्स वर फेयर। कहता नहीं आपने ठीक निकाला, और विद ओनली अ 30% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर। तो 30% लाइबिलिटी आपके खिलाफ कोर्ट केस हुआ है ना, तो आपने क्या करना है? डिस्क्लोज। अभी तक ये लग रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज करो, ओके। प्रोबेबल नहीं है। नेसेसिटेटिंग कंपनसेशन, द पोटेंशियल कंपनसेशन वुड वेरी बट इज एस्टिमेटेड टू बी 2 मिलियन। अभी तक क्या लग रहा है? 2 × 10 20 मिलियन की कंटिजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। आज 1 मार्च है, 28 फरवरी को, 29 फरवरी का महीना है, अच्छा 29 फरवरी को एक और कम्युनिकेशन की हमने उसके साथ। हमने कहा यार अब ना फाइनल स्टेटमेंट्स फाइनल हो रही हैं, बस ये 4 मैटर्स रह गए थे, तो
कोई एक दो हेयरिंग्स हुई थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक दो हेयरिंग्स हुई थी, तो फिर क्या लगता है आपको इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट इन फरवरी? लीगल एडवाइजर कह रहा है भाईजान वो जो फरवरी में नहीं हियरिंग हुई उसमें वो तो सबूत ले आए। जीएल एडवाइजर नाउ बिलीव्स दैट डिसमिसल वर, आप ही पकड़े गए हैं मुझे लग रहा है, देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट में रूल इन फेवर। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रोबेबल हो गया, तो अब आपने क्या करना है, प्रोविजन बुक करनी है, ठीक है, प्रोविजन। हाँ एडजस्टिंग भी है, यानी आपने इसको तो भूल ही जाना है कि ये कुछ हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अभी फैसले में हमारे हाथ में है और ये डिसमिसल हो चुका है ड्यूरिंग 2023 जिसके खिलाफ केस हुआ है, ये तो एग्जिस्ट करता है एट रिपोर्टिंग डेट, ये जो आप मामला सामने आया। बात समझ आ रही है? मुश्किल चीज़ें आसान है, पर्चा आसान ही होता है, आपकी तैयारी बस रिवीजन नहीं होती, पढ़ा होता है सब कुछ आपने, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ पे कितना करना है, 3 मिलियन टू ईच एम्प्लॉय। अब आप फटाफट ना 10 × 3 करके 30 सोचकर आगे बढ़ने लगे थे कि सवाल ने कहा इसके 5 नंबर हैं, रुको इसके 5 नंबर है, मुझे आइस 10 अप्लाई थोड़ा सा करवाया और भी करवाने दो, 2-3 सवाल उस्ताद ने तुम्हें करवाए थे ना क्लास के अंदर, वो वाले भी ज़रा तुम ज़रा बुरुए कार लाओ। कौन से भला? वो जिसके अंदर इतने लोग रिटायरमेंट के लिए आ गए हैं और इतनी डेटा तो और भी आ सकते हैं, याद आ रहा है? अंदाज़ा। मोर ओवर जीएल एंटिसिपेट्स दैट इफ दीज क्लेम्स आर सक्सेसफुल, अगर ये लोग केस जीत गए, 3 एडिशनल एम्प्लॉयज़ हु आर सिमिलरली डिसमिस्ड इन 3 मे ऑल्सो परसू। कहता है 3 और को भी निकाला था हमने इस तरह से, तो अगर ये 10 केस जीत गए तो वो 3 भी आएंगे, लगता है इनको कि वो 3 भी आएंगे। देयरफॉर बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस विद लीगल जीएल कंसिडरिंग सेटलमेंट, वो कहता है जल्दी जल्दी इनको पैसे देकर इनसे जान छुड़ाओ, ये ना हो के ये जीतें और उनको पता लगे वो भी आ जाए, इनसे जान छुड़ाओ जल्दी जल्दी। स्टैंड कहता है नहीं, पहली बात तो प्रोविजन बुक करो, दूसरी बात 10 की नहीं 13 की, 13 को 3-3 मिलियन के हिसाब से आप प्रोवाइड करो, क्योंकि आ तो सकते हैं, इन्होंने भी डिसमिसल का तो सामना कर लिया हमारे साल में, बाद में भी आ जाए तो इवेंट तो एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रेट कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा हमें, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा ऐसा गुजरा ही नहीं किसी के अंदर, कोई सेटलमेंट होती है 1 साल का अरसा आता, तो छेड़ने के लिए उसने ये पॉइंट दिया हुआ था। प्रोविजन शुड बी मेड अंडर I-37 एज इट्स लाइबिलिटी ऑफ एज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग, GL हैज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ये है पास्ट इवेंट। प्रेजेंटिंग न्यू एविडेंस ड्यूरिंग फरवरी शुड बी कंसिडर्ड एज एडजस्टिंग इवेंट एंड द प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 29 फरवरी। एडजस्टिंग इवेंट है 29 फरवरी पे उसने जो कहा है ना वो करो। इट इज़ प्रॉबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वुड बी रिक्वायर्ड एंड कोर्ट की तरफ से कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड विच हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 3 मिलियन फॉर ईच एम्प्लॉई। द प्रोविजन शुड इंक्लूड फर्दर 3 क्लेम्स एज द ऑब्लिगेटिंग इवेंट। इनका भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट 23 में हो चुका है, इसलिए आपने प्रोविजन कितने की बनानी है, 13 × 3 दी एंड। लेकिन ये दी एंड पर्चे वालों ने किया है, हमारा अभी रहता है, ठीक है। कोई मसला है तो पूछ लें सवाल। यार सीएमए के कितने बच्चे बैठे हैं इस वक्त इस क्लास में, आपके ख्याल में कितने इसके अलावा आते हैं? तो वो तो लड़ेंगे ना अगर लेट होगी क्लास, तो आप लोगों ने सारा गड़बड़ कर दिया मेरा प्लान। उन्होंने भी आना नहीं था, वैसे आना है ना, उन्होंने सीएम वाले ने आना है ना, सारे आ नहीं गए। अच्छा जी, अब कौन सा सवाल पहले पसंद करेंगे, कंसोलिडेशन या IS-12? करवाने तो मैंने दोनों ही हैं, पहले कंसोलिडेशन करते हैं, ज़्यादा आसान है दोनों में, वैसे तो दोनों ही शदीद आसान है, लेकिन शदीद तरीन आसान इनमें से कौन सा है, कंसोलिडेशन। यकीन ही करो, अभी देखते हैं, शुरू करें जी। बैलेंस शीट बनानी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा डिस्कस ही कर रहा हूँ, बैठो आराम से, हाँ सवाल करके ही जाना है। तुम लोग अपने शुगल बेशक लगाओ, मुझे तो पढ़ाने दो ना। आखिरी क्लास के आखिरी सवाल पे मैं ऐसे ही जान छुड़ा दूं, जाने दो यार, तो एक दिन और भी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8, नाम है इसका, जो भी नाम है, तो देखो क्या नाम है, WL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ। ये 20 मिनट में सवाल हो जाए ना इंशाल्लाह, इसकी इतनी जान भी नहीं है कि आपके सामने ठहर सके, इतनी सीधी सीधी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है ना। आपको याद नहीं है पास पेपर जब हमने कंसोलिडेशन का IS-28 के साथ शुरू किए थे, तो एक्स्ट्रा क्लास में आधे घंटे में 40 मिनट में सवाल हो जाता था। तो ये ऐसे ही है, ये तो उतना टेक्निकल भी नहीं है, आप देखोगे आसान सवाल था। पर्चा ओवरऑल आसान ही लग रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूँ,
ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं डिस्कस की जो पढ़ी ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ 3 रिवीजन्स, 2 तफसीली, 1 ये कम अज़ कम है। कोई 4 करे 5 करे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। मैं बता रहा हूँ, ये आपको सब आता है, ये पता लग रहा है आपको। मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पर्चे में क्यों भूल जाता है, रिवीजन नहीं होती। तो 2 रिवीजन्स कम अज़ कम, ठीक है जी। एज ऑन 31 दिसंबर 23। मार्कर को चाजदा है पान हैं, ब्लैक। अच्छा शुरू करो जी काम, बात की बाद में देखी जाएगी आगे क्या एडजस्टमेंट्स हैं। शुरू करो। पीपीई, इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स। पीपीई पर्चे में पूरा लिखना है। कितना जी? 1900 प्लस 900। उसके बाद अब पता नहीं इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या है, तो फिलहाल टोटल लिखो और फिर गुडविल की जगह छोड़ दो, 2 लाइनें छोड़ दो। चलो अदर एसेट्स। बेटा बातें ना करो प्लीज। 690 प्लस 700, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल पेरेंट का, फेस पे सब्सिडरी का, तो वर्किंग 1 ओपन हो गई। एडजस्टमेंट अकाउंट जी। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना जी? 2500। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 750। शेयर प्रीमियम पेरेंट का फेस पर नहीं है, सब्सिडरी का भी नहीं है, 120। कोई बात नहीं, जिसका है, जिसका नहीं है। अच्छा उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए 2 वर्किंग और खुलेंगी आपकी। वर्किंग 3 CRE, और आपकी इन्वेस्टमेंट वाले मामलात इस सवाल में भी आपको मिलेंगे, वही पे 27, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी जगह इसके नीचे छोड़कर वर्किंग 2 करें। SRE जी। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स 820। वर्किंग्स में आप एब्रीविएशन यूज कर लें, नो इशू। फेस पर ये काम नहीं करना आपको, ये फेस पर बिल्कुल नहीं करना। रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट, तो एक भी HL सिर्फ कर सकते, क्योंकि HL नहीं, WL वो उसने खुद लव्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हो तो वो भी नहीं कर सकते। वहाँ कोई एब्रीविएशन, पूरा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। भाई बस कर देना यार, करना नहीं करना होगा हम तुझे। आज ही तो मेरे काबू आए हो हैं, तुम लोगों ने जो करना है कुछ जी। SRE मैंने पढ़ाई है ना, मैंने छुट्टी नहीं देनी, बता रहा हूं। आप भाई ना सारे के सारे ऊंट इस पहाड़ के नीचे, सारा सेशन मिन्नत करके पढ़ाता था ना। देख लो फिर, वक्त हर एक का आता है, आज मेरा वक्त है, ठीक है। लेकिन अब CMA वालों को आपने राजी करना है इस बात पे। उनकी क्लास थोड़ी सी मैं रेस्ट करके, वैसे रेस्ट क्या करना है, छोटी कर दूंगा बस। मैं थक गया हूँ ना थोड़ा सा, मतलब, और फिर आप थोड़ा टाइम खा जाएंगे, रेस्ट नहीं कर सकूंगा। नहीं कल तो लाजमी होगी, आप घर चले जाना। क्या 2 घंटे में क्या पढ़ाऊँ मैं CMA का? 2 सवाल नहीं होने, रीसेंट अटेम्प्ट रहती है। उसको तो 1 दिन और बुलाना पड़ेगा। जुमा मेरा दिल है सिर्फ उसका हो, R1 का। आज किसका है? आज क्या दिन है? तो मैक्सिमम कल तक, इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी हाफ FAR1। इस तरह से चल रही है ना, पार्टनरशिप चल रही है। फिर FAR1 वालों का जुमा आखिरी होगा इंशाल्लाह। अच्छा चुप कर जाओ यार, ये मेरी प्लानिंग है, आपको इससे क्या। आपको मसला हो तो घर चले जाओ, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। रिवीजन क्लासेस हैं, रीसेंट अटेम्प्ट करानी है, नहीं तसल्ली होगी मेरी, आपने जाना है जाएँ, मेरी जब तसल्ली होगी तो तब मैं बस करूँगा जी। लायबिलिटीज़ 1 2, यहाँ पर आप CRE की जगह छोड़ दो, ये पूरे लिखने हैं प्लीज। अदर लायबिलिटीज, सिर्फ लायबिलिटीज। एक और मार्कर मैं देखना, 1 2। कितना सवाल है? हमारा साल 23 का है, ये पूरी अटेम्प्ट 23 मतलब 24 के स्टार्ट था ना, तो 23 की 31 दिसंबर चल रही थी। आसानी तो ये थी कम से कम, चलो बार बार हर साल तो नहीं देखना पड़ता। 1 अप्रैल 23 आपका 30 जून आएगा।
1 अप्रैल, हाँ ऐसे ही करता है अक्सर। आपका 1 अप्रैल है, नहीं आपकी 1 अप्रैल पर एक्विजिशन है। WL acquired 75% शेयर होल्डिंग इन SL at following considerations. Immediate cash payment of 288। वर्किंग नंबर, ठहर जाओ यार, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने लिखा हुआ है नीचे कि प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया उसने। 510 है ना, मैं यूँ कर लूँगा ना बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ अब कि देखो पढ़ाने में मैं नहीं कर सकता अब इस वक्त आपके साथ डंडी कैसे मार लूँ एंड पे। फिर वैसे भी पता भी है आपको कि कुछ अमानत को भी पूरा करने का वक्त है। मेरे ज़िम्मे लगा गए थे सरदान के इनकी आपने डिस्कशन करनी है, तो मैं तो 1 मिनट भी नहीं इसमें आगे पीछे करूँगा। आपको चलो गोली करा देता कि चलो यार तुम राज़ी मैं राज़ी, ठीक है ना, एक बात कर रहा हूँ वैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सवाल करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, और फिर जोहर के बाद मैं IAS 12 का सवाल करा दूँगा। और CMA की क्लास जो है वो मैं लेट जी को मसला है बेटा मैंने अर्ज़ किया जिसको मसला है वो जा सकता है, मुझे कुछ नहीं कहेगा, उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। डिस्कशन है, सिलेबस आपका कल ख़त्म हो गया था, डिस्कशन है रीसेंट अटेम्प्ट की, जिसने लेनी है वो लें, जिसने नहीं लेनी भाई वो जाएं, दिमाग ना ख़राब करें मेरा। वर्किंग नंबर 1.1 चंडे ना खा लें इस वक्त जाते जाते। हाँ जी, एज पर क्वेश्चन कोई नहीं गिवन भाई, कहाँ है नहीं गिवन, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिवन, चलो अच्छी बात है। अभी ये जो आपको पता लगा है, ये क्या पता लगा है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कैश जो आपने पे किया वो कितना है 288, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, मैं इतनी सी एंट्री बस लिख रहा हूं, ठीक है जी, डन हो गया। नेक्स्ट फर्दर 288 भी पे करेंगे, लेकिन वो करेंगे 31 मार्च 23 और 24, 2 साल पीछे बुलाएं, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब ये लिखते ही जाता हूं एंट्रीज 20, 288, और इसकी एंट्री करने के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी, 288 इंटू 1. मुझे पता है तुम्हें क्या जल्दी है, तंग ना करो मुझे, कह तो दिया है कि सुकून से बाद में करेंगे IAS 12, ठीक है, इसलिए अब मुझे सवाल सुकून से करने दो। 20% यूज़ कर सकते हैं आप जहाँ यूज़ करना है, हम यहाँ करेंगे 1.2 रेज़ टू पावर -2 जी 200। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट असल में एंट्रीज पता नहीं हुई या नहीं हुई, मैं वैसे ही लिखता जा रहा हूँ, मैंने ये बात नहीं की कि एंट्रीज हुई या नहीं हुई, ठीक है, चलो ये बाद में लिख लेते हैं। ये कितना था 288 और ये कितना आया जी 200। उसके बाद अब ईयर एंड आएगा, तो ईयर एंड पर इसकी अनवाइंडिंग करनी होती है, इंटरेस्ट डेबिट, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल है, ये सारी एडजस्टमेंट्स किसको हिट करती थी, तो इन्वेस्टमेंट CRE डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, अब इधर देखो जी, इंटरेस्ट की फिगर कैलकुलेट होने लगी है। पेएबल कितना है, ये 200 का जो पेएबल है, बल्कि इधर ही लिखता हूँ, ऊपर रश पड़ जाना, ये 200 का जो पेएबल है इसको 20% बढ़ाओ और पूरा 20% यहाँ पे ले जाओ, कान के नीचे दूंगा 40। 1 अप्रैल को आप खरीदें तो इंटरेस्ट पूरे 12 महीने का किस लिए, 9/12 पेएबल जी 200 इंटू 20% इंटू, तो कान के नीचे लगी क्या नहीं लगी। अब ये गलती भी आप लोगों ने करनी थी पर्चे में जी 30, और ये करने की जरूरत नहीं होती पर्चे में, आपको मैंने बताया था एंड पे, ये डायरेक्ट किया करो काम। ओ माय गॉड, अभी एक रहता है, चलें इधर कर लेते हैं जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और PPE क्रेडिट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट देते थे हम, तो फिक्स्ड एसेट को बुक वैल्यू पे क्रेडिट करते थे, इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे डेबिट करते थे, गेन या लॉस ले जाते थे
P&L मतलब CRE में, क्योंकि बैलेंस शीट का सवाल है। ट्रांसफर किया इसने, क्या कह रहा है, हमने शेयर्स खरीदे हैं, कैश दिया, कुछ कैश देने का वादा किया, अपनी फ्री होल्ड लैंड भी उसके नाम करवा दी जमीन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ WL's फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 710 एंड 660। बुक वैल्यू कितनी है 710, तो बुक वैल्यू 710 और फेयर वैल्यू 600, और कितना लॉस, ये कहां चला जाएगा CRE, लॉस है लॉस, ठीक है। बैलेंसिंग आपने लॉस निकाला, लिखने की जरूरत है लॉस। अब ये सारी एंट्रीज जो हैं इसमें से देखना है कौन सी हुई है कौन सी नहीं। सवाल बताया करता था मैं, याद है, ये तो मैंने सिर्फ रिवीजन करवाई आपको 27 पेज की। कहता है ऑल कंसीडरेशंस हैव बीन करेक्टली इन WL's बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट, बट साहब क्या कहते हैं, नो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट हैज बीन मेड। ये एंट्री हो गई, यानी कि ये, अच्छा अब कहीं पे उसने ये नहीं बताया इतनी इन्वेस्टमेंट है तो उसको सही करें या हमें उठा लें। तो हम इस तरह के सवालों हम क्या करते थे, जो ओरिजिनल एंट्री होती थी उसी को ही उठाकर हम इन्वेस्टमेंट बनाते थे, ठीक है। तो 288, 200 ये क्या है पेएबल, और यहां पर क्या दिया हमने PP कितना 600, टोटल करो। इसमें से कोई और चीज इन्वेस्टमेंट को हिट कर रही है, इन्वेस्टमेंट दिस एंड इन्वेस्टमेंट दिस। एस के शेयर्स खरीदने के लिए कैश दिया, कैश देंगे, बिल्डिंग दे दी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बाकी चीजें क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो कितना 1148, लो जी ये 1148 तो यहां पे आ गया, ठीक है। अब वो कहता है ये एंट्रीज तो हुई पड़ी थी, इसलिए हमने मजीद कोई एंट्री तो नहीं करनी। हाँ हम ये ज़रूर करेंगे कि हमें पता लग गया कि 2000 की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है, इस इन्वेस्टमेंट में से 1148 तो इन्वेस्टमेंट इन एस है, तो यहाँ से निकाल दो। करते हैं, यही काम करते आए हैं आज तक कई सवालों में, बल्कि ये तो हर सवाल में एडजस्टमेंट आती है ना माशाल्लाह। अब वो कहता है ये एंड वाला काम नहीं हुआ। अब ये एंड वाला कौन कौन सा काम है, एक ये एंट्री नहीं हुई और बस, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट की एंट्री सही हुई हैं, बाकी सब काम आपने करने हैं। इन्वेस्टमेंट कैश, इन्वेस्टमेंट पेएबल, फिर पढ़ लें एक बार। ऑल कंसीडरेशंस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन WL बुक्स, ऑल कंसीडरेशंस। इन्वेस्टमेंट्स तो डेबिट हो चुकी हैं, कॉस्ट के ऊपर हैं, लेकिन जो सब्सिक्वेंटली जो काम हुए हैं वो नहीं हुए पड़े, मतलब पेएबल भी क्रेडिट किया था उसने, ये एंट्री की है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, उसने ये एंट्री की है इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, उसने ये एंट्री की है इन्वेस्टमेंट डेबिट PPE क्रेडिट, ठीक है। लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है, इंटरेस्ट वाला मामला जो है वो गड़बड़ है। अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैं बाद में पूछता हूँ आपसे, ठीक है। गिवन टाइम मेरा हो गया है, बहरहाल इसको पॉज भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, 1 मिनट के लिए। फिलहाल तो इधर देखें ज़रा सुकून से, आप रिलैक्स होकर बस पढ़ें, ठीक है ना। जो टाइम दिया है 50 पे कहा था ना, 50, अच्छा अभी 5 मिनट है मेरे पास। अच्छा अब जी ये इन्वेस्टमेंट सही हो गई, ये एंट्री करवाओ CRE डेबिट कितने से 30 से, और लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री नहीं हुई हुई, ठीक है। इसकी कोई एंट्री होती है, सब्सिक्वेंट को एंट्री होती है नहीं। चलें जी आगे। नेक्स्ट, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, बस यही 2 पॉइंट्स थे काम के, ये तो देखते जाओ ना इस पार्ट में। फिर आप ज़बरदस्ती ये पार्ट जो मुझसे बंद करवा रहे हो, किससे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होगी जो उधर बैठे होंगे, जो कंसल्टेशन का पूरा सवाल एक पार्ट, और इस पार्ट को ना आपने क्या करना है, इसको ब्रेक नहीं करना, इसको कंटिन्यूड रखना है, ठीक है ना। हाँ बस पॉज करिएगा। अच्छा सुने, एट द डेट ऑफ एसएल्स एक्विजिशन कैरिंग वैल्यूज ऑफ एसएल्स नेट एसेट्स अमाउंटेड टू 1132, कैरिंग वैल्यू which was equal to fair value, ठीक है, except for an equipment having remaining life of 8 years and assessed at 64 million above its
अच्छा भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, फिलहाल तो उसने हमें क्या बताया है, ये कितना जी, 1132। वो क्या कह रहा है जी कि ये जो है बुक वैल्यू है आपकी नेट एसिड्स की 1132। ये बाकी चीजों की तो फेयर वैल्यू, मतलब ये फेयर वैल्यू के बराबर भी है, लेकिन एक ऐसी चीज है, वो क्या है भला, वो इक्विपमेंट है जिसकी रिमेनिंग लाइफ 8 साल है और उसको हमने असेस किया कैरिंग वैल्यू से 64 मिलियन ऊपर है। तो ये आप सरप्लस बुक करना पड़ेगा आपको। पीपीई डेबिट कितने से, और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट इक्विपमेंट है, पीपीई ना लिख दूं, पीपीई, चलो इक्विपमेंट ही लिख लो, आपको एडजस्टमेंट याद रह जाएगी। ठीक है जी। अब एनसीआई कहीं से मिले तो बेहतरीन काम हो जाए, गुडविल आ जाएगी। आगे बढ़े। क्या कह रहा है, गुडविल ऑन द एक्विजिशन रेट ऑफ एसएल अमाउंटेड टू 300। आज तो दुनिया ही बदल गई। अब पर्चे बैठे हैं परेशान हो, परेशान किस बात पे हो यार, उसने कहीं पूरे सवाल के अंदर पढ़ के देखो तो एनसीआई का डाटा नहीं दिया। मतलब शेयर्स तो शायद आप निकाल लेते जबरदस्ती करके, लेकिन कोई फेयर, नीचे उसने लिखा भी हुआ फेयर वैल्यू पे रखते हैं। फेयर वैल्यू पे रखना है तो कोई शेयर की फेयर वैल्यू दे, तो उसने वो काम नहीं किया था, बल्कि उसने क्या कर दिया, गुडविल बता दी हमें। गुडविल कितनी है जी, गिवन है, ये आज क्या है, गिवन कितनी, 320। तो इसका मतलब ये गुडविल यहां पर आपकी 320 ऑलरेडी आ रही है। मैंने दोनों जगह क्यों शो किया बेटा, क्योंकि मैंने ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाया था। गुडविल तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आती है ना, तो इसलिए नजर नहीं आ रही थी, तो लिख लो, पहले से नजर आ रही, डबल एंट्री नहीं की मैंने, ये पड़ी हुई है, ठीक है जी। गुडविल कितनी है, तो खैर से आज आपका और तो इस वर्किंग वन में कुछ भी नहीं आता, आगे तसल्ली के लिए देख लो, एक्विजिशन डेट के बाद का कुछ हो तो नहीं रहा, ये तो हो गया ना काम। ये सोल्ड मशीन आफ्टर एक्विजिशन, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखते हैं, यही तो मुसीबत थी। 1 जुलाई पर जाके उन्होंने शेयर एसोसिएट के खरीद लिए, डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा है, यार कुछ भी नहीं है एक्विजिशन डेट पे इसके अलावा। तो यार यहां से आपका निकला है एनसीआई, और वो भी कौन सी चीज है, फेयर वैल्यू है, क्योंकि उसने कहा फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू है, बैलेंसिंग। तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदला, फिर तरतीब थोड़ी सी बदली, थोड़ा सा ध्यान से चलते रहें, ठीक है। तो वर्किंग नंबर, यार वर्किंग 4 अब कहां करें, यहां ना कर लें छोटी सी वर्किंग 4, क्योंकि यहां वर्किंग 7 ने भी आना है ना। एनसीआई की फेयर वैल्यू आज हमें मिली है वर्किंग नंबर 1 से 368, ठीक है। अच्छा एक और एडजस्टमेंट कर लें, एक और हाँ बिल्कुल कर लें। 64 जो है, 64 की डेप्रिसिएशन, सॉरी ये पीपीई डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट हुआ था ना, अब इसको आपने डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन, एसिड बढ़ रहा है, मैं एंट्री नहीं कर रहा, डायरेक्ट चल रहे हैं, एसिड बढ़ रहा है, डेप्शन को बढ़ाओ, डेप्शन बढ़ानी है, किसका एसिड है, एस का, तो एसआरई में यहां पर प्री की जगह छोड़ दो, यहां एंट्री पढ़नी है, तो एसआरई डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन लिखो, यहीं पर वर्किंग कर दो, 64 है, रिमेनिंग लाइफ उसने कितनी कही थी, 8, 9/12, एक्विजिशन डेट से जी 6 से एसआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट। ये मुश्किल सवाल है, अब थोड़ा सा बस आगे पीछे हो गया। अच्छा मैंने कहा एक एडजस्टमेंट कर दो सिर्फ, वो मैंने अभी नहीं करवाई, ये करवाता हूं, बेचनी बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ ये देखो, an impairment test carried out at year end and has indicated that goodwill of SL has been impaired by, अब ये 10% लगना किस पे है, 320 पे, वो गिवन है, लेकिन इसकी एंट्री एसआरई में करूं या सीआरई में, फुल गुडविल है, फेयर वैल्यू पर एनसीआई हो तो एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट। तो यहां पर लिखा हमने आकर इंपॉर्टेंट लॉस जी, 320 का 32 एसआरई डेबिट गुडविल क्रेडिट, ठीक है जी। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने और इस सवाल पे, अगर आप इजाजत दें तो। अच्छा ऐसा है, यह सारा ना टेम्पो ब्रेक हो जाएगा, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, मुझे ये करवा देने दो, छोटा सा सवाल है, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, अब आप मान ही गए हैं तो
इधर देखो, अगर वहां नहीं गए तो अगली बात सुने, ये भी फिर फड़का ही दें। इन्वेस्टमेंट इन सीएल हैज बीन इंपेयर्ड बाय, अब इसको कोई परसेंटेज वगैरह नहीं लगानी होती। वर्किंग नंबर हमारी कौन सी होती थी मशहूर जमाना 7। अच्छा पर्चे में क्या करेंगे, और पर्चे में ऐसे नहीं करना, पर्चे में दिमाग के अंदर ये वर्किंग अब छप चुकी है, पर्चे में तरतीब से 1 2 3 करना, या वर्किंग नंबर ना लगाना, सारा सवाल करके एंड पे वर्किंग जो तरतीब आए सामने वो लगा देना। आपके दिमाग में वर्किंग छपी हुई है कि ये वर्किंग 7 होती है, सब कुछ ठीक है ना। अच्छा इन्वेस्टमेंट इन, अभी कॉस्ट आएगी इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद पोस्ट कुछ ना कुछ तो आएगा, देखेंगे, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक एंट्री कर लें, ठीक है। और वो एंट्री क्या है, इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना है, इंपेयरमेंट लॉस इंपेयरमेंट लॉस ये ए के प्रॉफिट्स को हिट करना है ना, लेकिन ए के प्रॉफिट्स ही कहां पड़े होते हैं, यहां पीआरई एसआरई, तरतीब ना छोड़ें, और एआरई, आरियां ही पड़ी हुई है यहां पे सारी, तो एस नहीं लिखा जा रहा, टेंशन तो मैंने थोड़ी, जरा मुझे क्या दो सर, आराम आराम से पढ़ाएं, क्या दो यार, पढ़ाना वही मैंने टाइम में ही है, लेकिन रिलैक्स हो जी। एसआरई और एआर, तो एआरई इधर पड़ी है ना, ये प्रॉफिट्स पड़े हैं ए के, तो यहां पर हिट पड़ेगी। ये क्या था बताया नहीं आपने, ये इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा मैंने कहा बाद में मिलना ही नहीं। अच्छा इधर देखो, देखो भाई देखो, सीआरई डेबिट कितने से, एग्जैक्ट फिगर गिवन है 22 पे, परसेंटेज नहीं लगाते थे, याद है, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंपेयर हुई है, तो 22 रुपए से सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सही है, मुफ्त के नंबर। बाकी एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल है, बत्ती लिखता है, सुभान अल्लाह। अब ऐसी गलतियां पर्चे में होती हैं और बैलेंस नहीं होती और आप परेशान होते हैं, आधा नंबर भी नहीं कटना इसका, आधा नंबर तो शायद कट ही जाए। अच्छा जी वापस आओ, बस 3 एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल। एसएल सोल्ड अ मशीन टू डब्ल्यूएल फॉर 160 मिलियन रिजल्टिंग इन अ गेन, गेन उसे सीधा ही दे दिया। मशीन हैड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 साल। एक मिनट, वर्किंग नंबर, वर्किंग एड, डिस्पोजल। अगर कहीं लगे कि तेज चल रहा है सवाल तो रोक देना मुझे, असल में इतनी दफा ये काम किया हुआ कि मुझे तो बोरिंग फील हो रहा है जी। एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी जो बेचा है, पता नहीं, लेकिन जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 100, और उसने साथ ये बता दिया कि इस 160 पर जो बेचा है, मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं कैश, जरा लिखने दो मुझे, लिखने दो, ठीक है, उस पर गेन कितना आया, कितना, अब मुझे नहीं जरूरत उसकी, निकालना है तो निकाल लो, मैं इस गेन को लेके चलता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अगली लाइन जरा पढ़ लो, ये गेन है, गेन है, गेन, डिस्पोजल डेबिट पीएनएल क्रेडिट, ये ग्रॉस गेन लेकर चलो, पहले इसी को लेकर चलते हैं, ग्रॉस गेन लेकर आ जाओ, ग्रॉस गेन अगली लाइन नहीं पढ़ाई मैंने अभी, ग्रॉस गेन लेस करेंगे इसमें से, इसी 20 को गेन्स लॉसेस के साथ खेलते थे, याद है, इसकी रिमेनिंग लाइफ सवाल में गिवन है, लेकिन ये डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन तक आता था, 1 जुलाई है आई थिंक, 1 जुलाई, ट्यू 18, गेन है लॉस है, गेन उल्टाओ, अदर इनकम डेबिट, सीआरई या एसआरई, किसने बेचा है, S2P है, S2P है तो एसआरई डेबिट, गेन उल्टा दो, एसआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट 18। ये एंट्री ज़बानी करनी थी लेकिन चलो, एसआरई डेबिट कितने से और पीपीई क्रेडिट, ठीक है, क्या करो, गेन रिवर्सल, डेबिशन रिकॉर्डेड, गेन रिवर्सल, ठीक है, अपनी निशानी के लिए लिखना होता है। अच्छा आप वो आखिरी लाइन भी पढ़ लो यार, क्या ऐसे ही फजूल सी बात थी, कहता है एसएल ने बेची है मशीन फॉर 160, जिस पे 20 का गेन आया और उसकी लाइफ से सब कुछ कर लिया, आउट ऑफ 160, 35 रिमेन्स, ओ यानी कि यहां पर कैश नहीं आया सारा, यहां पर कैश सारा नहीं आया, कुछ क्या है, रिसीवेबल, सॉरी रिसीवे और दूसरे का पेबल, वो फर्क नहीं पड़ता जी, कितना रिसीवेबल है,
तो फिर कैश कितना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है वैसे, मैं ना लिखूं बस ठीक है, लेकिन चलो 160 माइनस 35 जरा लेजर पूरा हो जाए 100, मुझे इससे मसला है अब इस वक्त, मुझे ये भी जरूरत नहीं था, लिखना तो लिख लो, यहां पे लिखना तो लिख लो, मुझे कोई मसला नहीं है। अब 35 का रिसीवेबल है, ये आपस का रिसीवेबल पेएबल है, माइनस वर्किंग का रेफरेंस देना वर्किंग 8, ठीक है, माइनस, बल्कि नहीं, ये तो गिवन है सवाल में, गिवन था सवाल में, लायबिलिटी में माइनस किया ना, ठीक नजर आ रहा है सही, ये सवाल था, ये पॉइंट हो चुका हुआ है, नंबर उतने ही बेटा जितने होते हैं। बेटा वो याद करो, पहला दिन तुमने सवाल शुरू किए थे, ये उन दिन के हिसाब से कैसे है, वो मेहनत 1.5 महीना तुमने इस पे लगाया है, अभी भी तुमसे सवाल इस तरह से ना हो तो फिर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लो भाई, ये 2 पॉइंट्स रह गए हैं, बस कहानी खत्म करें 5 से 7 मिनट में। WL ये तो हो गया। ऑन यकम जुलाई 22 साल के दरमियान में WL एक्वायर्ड 15 मिलियन शेयर्स ऑफ क्यूट लिमिटेड आउट ऑफ टोटल 50 मिलियन, तो 15 आउट ऑफ 50, यहीं पे परसेंटेज निकाल लेना, 15/50 कितना बनता है, कितना 30 बताया, 20 बताया तो फिर शक पड़ जाना था, खैर। अच्छा देखो जरा, आउट ऑफ टोटल 50 मिलियन रुपीस 10 शेयर्स का मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स टोटल उसके थे और ये उसकी क्या है, फेस वैल्यू। फॉर 290 मिल गया मुझे मकसूद और मतलब, कितना सवाल में गिवन, कितने के खरीदे, तो ये 290 इधर से कटे, कहां से लबे, ये आपने एडजस्टमेंट से लबे, यहां से निकाल दो इन्वेस्टमेंट, ये यहां पे पड़ी है, ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट इन WL's बुक्स, ठीक है, निकाल दी। अब अगली चीज हमें क्या चाहिए, यहां पर पोस्ट कुछ चाहिए, जो मिल जाए, रिटेन अर्निंग तो है नहीं सवाल में, आप देख ही चुके हैं, तो पोस्ट पैट से ही चलेगा, ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है, तो पोस्ट पैट लेते हैं जी, ठीक है। अब 2022 का प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं, यकम जुलाई 23 नहीं है, यकम जुलाई 22। अच्छा, अब छोटी मोटी चीज तो हर जगह पे होती है, सादा बात, बैलेंस शीट कर रहे हैं P&L कर रहे हैं, तो फिर है तो मैंने प्रॉफिट्स ही पकड़े हुए, लेकिन आज तक एक्विजिशन, यहां पे क्या लेना हमने, पोस्ट प्रॉफिट्स, पोस्ट प्रॉफिट, मैंने यहां पे फॉर द ईयर प्रॉफिट तो नहीं लिया, मैंने क्या लिखा हुआ है, और हमेशा यही लिखते थे पोस्ट प्रॉफिट, तो यकम जुलाई 22 से 31 दिसंबर 23 तक जो प्रॉफिट्स हैं वो इसका आधा है 40, और ये पूरा है, दिस प्लस दिस इज पोस्ट, है कि नहीं है, ये दोनों पोस्ट हैं कि नहीं है, तो पोस्ट फैट यहां पे मैं लिख देता हूं 80 का 6/12 प्लस 90, ये आ गया टोटल आपका जो भी है इस पर अब लगाओ। अच्छा, अब इस पे फ्रैक्शन लगा देना, ठीक है जी, 30%। जी आंसर क्या एंट्री करते होते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट 39। कोई मसला, एक छोटा सा मसला और भी है, वो बाद में करना है, पहले डिविडेंड करना है, चलो पहले डिविडेंड कर लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड CL पेड 12% फाइनल डिविडेंड फॉर 22, दफा करो 22 का हमने क्या करना है, 22 का डिविडेंड 22 का डिविडेंड 22 में रिकॉर्ड, 22 का फाइनल 23 में रिकॉर्ड, सॉरी 22 का नहीं 23 का कह रहा हूं, 22 का फाइनल 23 में रिकॉर्ड होना है, 23 का फाइनल तो 24 में आएगा। मैं कहना ये चाह, मेरे मुंह से निकला शायद भाई है, मैं क्या है ऐसी, 23 का क्या करना, फाइनल डिविडेंड है ना, जिस साल का फाइनल है उस साल में तो नहीं मिलता, हम कौन से साल में खड़े हैं, तो फाइनल ऑफ 22 तो 23 में आएगा, ये इंटायरिम होता फिर मसला होता, फाइनल ऑफ 22 23 में आना है, फाइनल ऑफ 23 तो आगे जाना है, हम 22 फाइनल ऑफ 22 23 में आना है, तो दिलो में टेंशन, फाइनल वाला 22 23 में आना है, और 23 का फाइनल हम कहां खड़े हैं 23 में, तो इसलिए किसको इग्नोर करेंगे, 23 को इग्नोर करेंगे। एक मिनट कितने गया, दोनों का ही है, अच्छा फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। अच्छा 12 लेना है, लेकिन सिर्फ किसका,
अब 12% लेना है डिविडेंड। हमने कितने शेयर्स खरीदे, टोटल उनके कितने हैं? अब क्या चाहोगे, टोटल प्रॉफिट्स लें या 15 से ही काम चला लें? अच्छा, दोनों काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात। जी जी, टोटल ले सकते। अगर आप 50 मिलियन उसके सारे शेयर्स लें तो 50 इंटू 10 करें, फिर 500 आएगा उस पर लगाएं 12%, फिर उस पर 30% लगाएं। अगर ना दिल चाहे तो 15 इंटू 10 करें और उस पर कोई परसेंटेज ना। क्या पसंद करेंगे? टोटल वाले हाथ खड़ा करें। मैं दोनों लिख देता हूं यार, मैं दोनों लिख, मेरा टाइम ही बड़ा मेरे को। डिविडेंड, डिविडेंड की एंट्री करनी पड़ती है हमें जी। इधर देखो, डिविडेंड अगर 50 वाले लोग हैं, टोटल एसोसिएट का शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन, हर एक शेयर 10 रुपए का और 12%। लेकिन ये सारा डिविडेंड है, ये फुल डिविडेंड है, तो फिर आपको इस पे 30% लगाना पड़ेगा। बोलो 18। अच्छा, कोई कहता नहीं नहीं ये नहीं, मैं कहता हूं कितने? 15 ही पकड़ो ना अपने वाले, उस पे 10 से मल्टीप्लाई करो, ये रुपीज आ गया, उस पे 12% लगाओ और ना लगाओ फ्रैक्शन, आंसर सेम आएगा। चेक कर लो, जो मर्जी करो भाई, मैंने इसलिए दोनों लिख दिए। ठीक है जी, तो ये डिविडेंड आ गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन एक छोटी सी मैंने कहा बात अभी रहती है, आपने आगे जाने नहीं दिया था। हाँ, वो अब कर लेते हैं सही। इस पोस्ट पैड को भी सही करो भाई। 39 माइनस 18 करो, 21 ले ले। वेरी गुड वजाहत, तुमने दिल जीत लिया। ये कितना था? तुमने दिल जीत लिया। 7 वाले ने बताया, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, R1 वाला बैठा है, इधरों भी तो बैठे हैं, पीछे बुजार साहब बैठे हैं, कोई बता सकता है? खुद बताया तुमने। अच्छा जी, मैंने कहा जी छोटा सा एक मसला है, इस साल OCI भी आया है, पोस्ट पैड की तरह से पोस्ट OCI भी है। एक सवाल में पहले भी इस तरह का मसला हुआ था, जब मैंने आपको कहा था कि OCI तो है, याद करो वो सवाल, याद करो जब आप जिन थे, छोटे छोटे जिन थे, हैं जतूंगड़े थे। अच्छा, तो एक सवाल ऐसा था जिसके अंदर इस तरह का मसला आया था, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस या जो भी OCI का आइटम है वो बैलेंस शीट में किसी का गिवन नहीं था। तो मैंने कहा था ICAP ने फिर इसको CRE में फेंक दिया है, पोस्ट पैड की तरह से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में जो पोस्ट पैड यहां से CRE में फेंकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेटेड रिजर्व्स नहीं आ रहे थे। जोन से वाला भी वो है OCI का आइटम, लेट्स से रीवैल्यूएशन भी है, तो उसने फिर ये OCI का आइटम भी कहां फेंक दिया था? याद आया सवाल? नहीं तो मैं दिखाता हूं सवाल, अलग से करवाया था, बड़ा स्पेशल सवाल था। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की वर्किंग अगले दिन करवाई थी, सवाल पूरा एक दिन किया था हमने। मैं आपको सवाल दिखाता हूं। ऐसे कैसे आपको जाने दूंगा मैं आज तो ये थोड़ा सा जो पहले टाइम है ये तो मेरे पास है, बाद में किसी लपना ही कोई नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। लेट मी दिखा प्लीज ना रोके मुझे आज, अल्लाह करे मैनू लभ जाए, बिस्ती जी ना हो जाए। खरदनान दे बच्चे भी आए बैठे ने। केड़ा सवाल सी? और कोई नाल रलो। ये यहां पे पोस्ट रीवेन सरप्लस जो 7 था, अब दूसरी तरफ जो है वो आप CRE के अंदर जाके देखें, क्वेश्चन 1 ही है ना, इसी में मसला। मजबूरी गुजारा कि पोस्ट RE को हमने, पोस्ट RS को भी हमने कहां फेंका था? CRE में। तो ये आज वही वाली मजबूरी गुजारा करना है। अलग से कैसे ओपन करें कोई OCI का आइटम? बैलेंस शीट में तो गिवन है ना रीवैल्यू सरप्लस, ना कोई फेयर वैल्यू गेन, कोई ऐसी चीज होती फेयर वैल्यू रिजर्व, वो ओपन कर लेते लेजर उसका। कंसोलिडेटेड, लेट्स से ये रीवैल्यू सरप्लस है, लेट्स से ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये क्या है? OCI में क्या पड़ा है? सरप्लस पड़ा है। तो हम कंसोलिडेटेड रीवैल्यू सरप्लस ओपन करते, ये वहां चला जाता। पर मसला क्या है नहीं, तो फिर मजबूरी गुजारा, जान छुड़ाओ जी। पोस्ट OCI पता नहीं क्या चीज है, हाँ कितनी है? 40 है। अब इस पे 6/12 नहीं करना, ये इसी साल का है, पिछले साल कुछ भी नहीं था। इनटू ये 30% करो, इनटू 30%, इस पे कोई फ्रैक्शन नहीं लगा हमारा जी। ये 12 मजबूरी गुजारा,
12 और ये भी इधर, ये क्या है जी, ए की OCI आ गई, वही नहीं खैर आ गई तो की करिए फिर। लो जी सवाल ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें जाते जाते आपको एक जैसे खोता दुलत्ती मार जाएगा ना जाते जाते, ऐसे ही सारा कुछ हो गया, सवाल कर लिए जाते जाते उसने। लेकिन ये भी एक सवाल में किया हुआ हमने, ऐसी बात नहीं है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे कोई गेन या लॉस आया था, जब हम माइनस करते करते करते, दूर नहीं होगा, मैं दिखा सकता हूं, मैंने यहीं पे कहीं पे करवाया था। ये बस मुझे लग रहा है मैं करीब हूं, उसके बहुत करीब हूं, लेकिन फिर भी दूर लग रहा है। ये रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पे उसने कहा था लॉस आया हुआ है, ऐसे नहीं कि आई के अपने को पहली बार ये बात पूछी, ये सवाल आपने किया हुआ, रिमेनिंग पे लॉस आया है, आज रिमेनिंग पे क्या आ गया, गेन, कोई मसला नहीं। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पेरेंट की है, पेरेंट की रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट में गेन आया है, तो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर बैलेंस शीट में डेबिट करो, और CRE को, यार CRE पहले क्रेडिट साइड की जगह को नहीं, तुसी करा लो। 48 मिलियन, a fair value gain of 48 million needs to be incorporated in respect of WL's remaining है सही कुछ, चेक करो 2000 में से ये क्या कुछ बचता है, जो बचा है ना उसी पर ये फेयर वैल्यू गेन आया, कितना 48 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन 48 से क्रेडिट। जी सही है। लो जी एडजस्टमेंट्स तो हो गई खत्म, ये हमने यूज कर लिया जहां करना था। कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, कोई रह तो नहीं गया, वो देखते हैं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना। अब बैलेंसिंग शुरू करते हैं। ये बैलेंस है, ये बैलेंस तो है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, और इसमें मसला क्या है, प्री नहीं गिवन। अब प्री निकल सकती दो तरीकों से है, या तो आपको बैलेंस शीट के अंदर वो रिटेन्ड अर्निंग्स दे दे, निकाल दे, या इस साल की एक्विजिशन है तो इस साल का प्रॉफिट दे, हम ब्रॉड डाउन प्लस कुछ कर लें वर्किंग 6 बना के। लेकिन आपको सब्सिडरी का प्रॉफिट कहीं सारे सवाल में नजर नहीं आया, तो थोड़ा सा गौर फरमाएं। हाँ थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये जो 1132 है ये इन दोनों के बराबर है क्या? मैंने उस वक्त नहीं छेड़ा था, मैंने कहा छोड़ दो इसको। बैलेंसिंग फिगर निकालो, ये क्या है, ये क्या है, और क्या, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में तो ये रिटेन अर्निंग है 2, आज इधर से निकल कर दे, वर्किंग पुट्ठी होगी, कैश फ्लो सवाल बन गया जी 260, ये वर्किंग 1 से आज आया भाईजान इधर, ये नजर आ रहा है 262, मुझे क्यों लग रहा है आपको नजर नहीं आ रहा। अब अब्दुल्ला सफदर को घर पे नजर नहीं आ रहा होगा, चला गया 262, तो मैं देखता हूँ, मिलो सही किसी दिन मुझे अब्दुल्ला सफदर। लो जी हुन ते मुक गया ना सवाल, आ देखो है मेहरबानी, CRE NCI 510 माइनस दिस 190 और 190 टोटल आया। अच्छा वो कर दो ना यार, बड़े हो गए हो ना यार, वो तो आपको आखिरी 4-5 दिनों में छोड़ दिया था मैंने परसेंटेज लगाना जी। 144 और 48, 144 ये जगह खाली थी, सूनी थी, 48 SRE ए भी गया। शेयर प्रीमियम कहां है, किसका शेयर प्रीमियम, पेरेंट का था ही नहीं ना, सब्सिडरी का उधर आ गया, उसके पैसे देकर हम ले आए हैं सब्सिडरी जी। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम तो फेस पे आता ही नहीं। 993 सही से टोटलिंग करना, गड़बड़ ना कर देना, जिंदगी से पहली बार ये सवाल कर रहे हैं हमें। हाँ 993 और 416 वर्किंग का रेफरेंस दोगे, इसको भी कर दो भाई बेचारे को, एक लाइन मैंने छोड़ी तो थी इसके लिए भी जी, पूरा है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस एग्जैक्ट 30 ब्लू कलर से लिखा था मुझे लगता है पहले दिन हमने, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मेथड, इसी को तो कहते हैं, एक लाइन आइटम देते थे इसको, वर्किंग 7 जी। हाँ 284 301 उतो लेके आए ना 284 जाजो। अच्छा जी बेटा
28। अच्छा अच्छा, रुपीज इन वट? रुपीज इन वट? मिलियन है मेरे ख्याल में। सुते पे हो, मिलियन है। मुझे पता है आपको ब्रेक नजर आ रही है और पता नहीं क्या कुछ जी। 2 2 कौन बोल रहे थी? 610, 288, 13, 41 जी, 14 टोटल। चेक करो फिर फर्क क्या है, कोई गलती कराई। पेबल छोड़ गए हैं? पेबल की एंट्री की तो हुई है आपने? पेबल 30 से सही तो है। चेक करें कोई चीज छोड़ी है आपने। सॉल्यूशन ओपन कर ले। नहीं ऐसे कैसे? टोटलिंग कर लो फिर। हाँ नहीं, बैलेंस करें, ये पेपर थोड़ा ही है। बेटा खामोश हो जाएं प्लीज, आप कैलकुलेशंस चेक कर लें। अच्छा जी बताएं। 594 और उसके बाद ठीक। तो बेटा पता है क्या होता है, आप लोग ना बस शोखे हुए होते हैं और कुछ नहीं। तो जो कहा जा रहा है वो करो, क्योंकि देखें ये क्लास में सवाल हो रहा है, पेपर में नहीं हो रहा। मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। जब सारी एंट्री सही की है तो सही होना चाहिए ना। 53। चलें यार, अब ये पार्ट क्लोज कर दें। पार्ट डी के साथ मिलते हैं, और वो जो पास पेपर 4 है वो पार्ट ई बनेगा फिर जाहिर है। हाँ तो शर्मा दी कोई गल है? अज्यूम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सवाल ना तुम लोग टोटल सही ना करना। और मुसीबतें पड़ी हुई हैं इस वक्त, पता नहीं कौन कौन सी। आप लोगों के पास अब टाइम है, फिर कर लें 5 मिनट में। नमाज